हेलो कॉमरेड फैमिली। सो हियर आई एम लारा फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर हम कर रहे थे सेकेंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर थर्ड का बिजनेस लॉ एंड उसका हमारा टॉपिक चल रहा था इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज के बारे में, सेक्शन 3 टू सेक्शन 20। क्या क्या टॉपिक्स हम आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, एडवांटेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, डिसएडवांटेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, मेमोरेंडम, कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, डिस्टिंक्शन बिटवीन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये सारे टॉपिक इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज में हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। क्या होता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज? कंपनीज का इनकॉर्पोरेशन। A business is a body that has been legally separated from the individual that make up its membership. So एक business जो है वो एक अलग होता है, अलग बॉडी होती है किसी भी एक इंडिविजुअल से, एंड अलग कैसे होती है? लीगली। ठीक है, लीगली सेपरेटेड फ्रॉम एन इंडिविजुअल। इट मीन्स कि कोई भी कंपनी है एंड उसका कोई भी ओनर है, किसी भी इंडिविजुअल से वो बिलोंग करती है। सो इस ओनर से वो कंपनी जो है वो बिल्कुल अलग होती है। एंड द फ्रेज कंपनी हैज बीन डिफाइंड एज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। क्या बोला है कि कंपनी जो है वो कैसे डिफाइन किया गया है कि कंपनी जो इस एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेटेड होती है उसको हम कंपनी बोलते हैं, या फिर किसी प्रीवियस कंपनी लॉ में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 220 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अब यहाँ पर कौन से एक्ट में? कंपनीज एक्ट 2013 जो बोला है उसमें सेक्शन 220 में बोला है कि कंपनी उसको हम बोलते हैं जो इस एक्ट के अंडर इनकॉर्पोरेटेड होती है, या फिर इससे पहले वाले जो एक्ट है उनके अंडर इनकॉर्पोरेटेड होती है। अ कॉर्पोरेट एंटिटी और अ फर्म इज क्रिएटेड बाय लीगल प्रोसीजर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेट एंटिटी जो है, ठीक है, यानी कि कोई भी एक फर्म है तो वो कैसे क्रिएट होती है? बाय लीगल प्रोसीजर। लीगल प्रोसीजर मीन्स कि उसको हम लीगली एक सेपरेट मेंबर मानते हैं, सेपरेट मानते हैं किसी भी इंडिविजुअल से, तो उसका पूरा क्रिएट होने का एक लीगल प्रोसीजर होता है। एंड द रिजल्टेंट लीगल एंटिटी विच डिस्टिंग्विश द फर्म्स एसेट एंड रेवेन्यू फ्रॉम इट्स ओनर एंड इन्वेस्टर इज अ कॉर्पोरेशन। सो क्या बोला है, इसका रिजल्ट क्या होता है कि लीगल एंटिटी जो निकल के आया वो क्या है कि किसी भी फर्म के जो एसेट हैं, उसके रेवेन्यू है, वो उसके ओनर से, उसके इन्वेस्टर से अलग होते हैं। ठीक है, कॉमन लॉ डिफाइन अ बिजनेस एज अ लीगल पर्सन और अ लीगल एंटिटी दैट इज डिस्टिंक्ट एंड कुड एंड्योर पास्ट लाइफ टाइम ऑफ इट्स मेंबर। देखो, कंपनी की जो एक फीचर होता है, मेन फीचर, वो होता है इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी मीन्स कि किसी भी इंडिविजुअल से बिलोंग नहीं करती है। ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल के नाम से नहीं जानी जाती है, कंपनी अपने अलग नाम से जानी जाती है, उसकी एक अलग पहचान होती है। ठीक है, सो कॉमन लॉ में भी इस चीज को डिफाइन किया गया है कि कंपनी को हम लीगल पर्सन के नाम से जानते हैं। ठीक है, कि जो पर्सन लॉ की नजर में है एंड वो किसी भी एक इंडिविजुअल से अलग होती है। ठीक, बट इसके जो होते हैं मेंबर होते हैं। ठीक है, जो भी मेंबर इसमें ऐड होते हैं उनको हम मेंबर बोलते हैं, बट कंपनी जो होती है वो एक अलग चीज होती है। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने की क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं, क्या क्या फायदे होते हैं। सो फर्स्ट वन क्या है? अ डिस्टिंक्ट लीगल आइडेंटिटी। सो देखो, कोई भी एक कंपनी है उसकी अलग पहचान कब बनती है? जब वो इनकॉर्पोरेट होती है। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या है वो भी अभी हम देखेंगे। ठीक है, सो डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी का मीन्स यहाँ पर ये है कि लॉ की नजर में एक अलग पहचान होना। ठीक है, सो वो यहाँ पर लीगल एंटिटी बन जाती है उस फर्म की। एंड सेकेंड इज नेवर एंडिंग। नेवर एंडिंग मीन्स कि एक बार रजिस्टर हो गई तो वो लॉन्ग टाइम तक चलती है। थर्ड इज ट्रांसफरेबल शेयर्स। जो इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज होती हैं उनके शेयर जो हैं वो ट्रांसफर कर सकते हैं शेयर होल्डर्स। ठीक है, अब चाहे वो दूसरे किसी शेयर में, टाइप ऑफ शेयर में चेंज करें या फिर डिबेंचर्स में करें, किसी भी तरीके से उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड देन सुटेबिलिटी, जो कंपनी है इनकॉर्पोरेशन में उसमें ज्यादा सुटेबिलिटी होती है एंड ज्यादा वर्सेटेबिलिटी होती है। देन नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी। अब जो कंपनी है,
कंपनी की लायबिलिटी जो होती है वो लिमिट होती है उसकी, ठीक है, लिमिटेशन होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती है कंपनी की। सो कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराने के क्या क्या फायदे होते हैं, आई होप समझ में आ गए होंगे। एंड देन अब एडवांटेजेस देख लिए, डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं कि क्या डिसएडवांटेज होते हैं इनकॉर्पोरेशन के। सो किसी भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराने के क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं। फर्स्ट वन इज अ कॉर्पोरेशन इज नॉट अ सिटीजन। कॉर्पोरेशन जो है वो एक सिटीजनशिप नहीं है, ठीक है। सेकेंड थिंग, लिमिटेड एक्सेस टू कंपनी इंफॉर्मेशन। कंपनी की जो इंफॉर्मेशन है उसका लिमिटेड एक्सेस होता है कि कुछ इंफॉर्मेशन ही मिल पाती है, एक लिमिट होती है जिस तक एक्सेस मिल पाता है। देन थर्ड इज कंट्रोल एंड ओनरशिप मस्ट बी केप्ट सेपरेट। आप कंट्रोल और ओनरशिप जो है वो अलग अलग रखी जाती है। क्यों? जैसे किसी भी एक कंपनी का जो ओनर है, ठीक है, सो वो ओनर कहलाएगा, ठीक। एंड दूसरी चीज, अब उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? बहुत सारे लोग, बहुत सारी टीम चाहिए होती है एक कंपनी को चलाने के लिए, ठीक है। सो ओनर जो है वो एक पूरी कंपनी को नहीं संभाल सकता, उसके लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। सो कंट्रोल और ओनरशिप जो है वो अलग अलग रखी जाती है। देन नेक्स्ट इज ग्रेटर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी एक कंपनी है उसकी एक बहुत बड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि एक बहुत बड़ी फर्म है कंपनी, ठीक है, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसकी सोसाइटी के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर कंपनी है जहां पर भी वो बिलोंग करती है, ठीक है, जहां पर भी वो सिचुएटेड है, सो उसकी आसपास की जो सोसाइटी है, अब उस सोसाइटी से क्या करता है जो कंपनी है, वो उससे रिसोर्सेज लेते हैं, ठीक है। आसपास की जगहों से तो रिसोर्सेज मिलेंगे, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, उसके लिए आसपास से अपनी सोसाइटी से प्रोडक्ट लेते हैं, रिसोर्सेज लेते हैं। सो उन रिसोर्सेज से वहां पर प्रोडक्ट बनता है। अब जो चीजें जो सोसाइटी की यूज करे कंपनी, उसके प्रति भी तो उसकी कोई जिम्मेदारी है। सो उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं कि एक कंपनी की सोसाइटी के प्रति बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उसको डिसएडवांटेज बोल दिया गया है यहाँ। जैसे अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गई भाई, कि जो सोसाइटी है उसमें आप एम्प्लॉयमेंट दो, ठीक है, कि जो भी अनएम्प्लॉयड पीपल हैं उनको अपनी कंपनी में लगाओ, अपनी सोसाइटी के, ठीक है। सो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई वहां पर। सो इस तरीके की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कंपनी को पूरा करना पड़ता है। सो ये डिसएडवांटेज की तरह माना गया है। आई होप क्लियर हो गया होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी कैसे बनती है, ठीक है, फॉर्म कैसे होती है। As per Section 3 of the Indian Company Act 2013, company are being formed by following prescribed norms. 1. A company may be formed for any lawful purpose by. अब देखो क्या बोला है, एज पर सेक्शन 3 कंपनीज एक्ट 2013 का जो सेक्शन 3 है उसमें बताया गया है कि कोई भी कंपनी जो है वो फॉर्म क्यों होती है, उसके प्रेस्क्राइब नॉर्म्स दिए गए हैं, एंड किसी भी लॉफुल पर्पस के लिए वहां पर बनती है कोई भी कंपनी। फर्स्ट वन इज 7 और मोर पर्सन इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, 2 और मोर पर्सन इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। अब देखो यहाँ पर दो तरीके की कंपनी होती है, एक होती है पब्लिक कंपनी, एक होती है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी जो होती है वो किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा बनाई गई होती है। पब्लिक कंपनी जो होती है उसमें गवर्नमेंट का शेयर ज्यादा रहता है, सो वो पब्लिक कंपनी कहलाती है। अब पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए कम से कम जो मेंबर्स होने चाहिए वो 7 होने चाहिए, एंड उससे ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। एंड प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए कम से कम 2 होने चाहिए, 2 पर्सन, ठीक है, एंड उससे ज्यादा हो सकते हैं। थर्ड, 1 पर्सन इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी, 1 प्राइवेट कंपनी बाय साइनिंग हिज और हर नेम टू अ मेमोरेंडम एंड कंप्लेन विद रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट। अब देखो ये तो पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी होगी। तीसरी चीज है कि 1 पर्सन कंपनी जो होती है, ठीक है, 1 पर्सन कंपनी मीन्स कि जिस कंपनी को एक ही पर्सन सारी चीजें उसकी हैंडल करता है, ठीक है, या फिर प्राइवेट कंपनी हो गई तो उसका अपना नाम वगैरह जो भी होता है उसके मेमोरेंडम में वो सारा रजिस्ट्रेशन की जो भी रिक्वायरमेंट होती है इस एक्ट के अंदर उसको कंप्लीट करके बन जाती है 1 पर्सन कंपनी, ठीक है। सो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर यहाँ पर कितने रिक्वायर्ड होते हैं। फर्स्ट है आपका पब्लिक कंपनी के लिए 7, ठीक है, एंड प्राइवेट कंपनी के लिए 2 एंड 1 पर्सन कंपनी के लिए 1। ये तो बिल्कुल साफ सा है, आसानी से याद हो जाएगा। 1 पर्सन कंपनी के लिए 1 मेंबर चाहिए, प्राइवेट के लिए 2 चाहिए एंड पब्लिक के लिए 7 चाहिए, ठीक है। सो किस तरीके से बनती है समझ में आ गया। देन नेक्स्ट हम देखेंगे
मेमोरेंडम क्या होता है? एवरी फर्म इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन फर्म्स एक्ट 2013। अब यहाँ क्या बोला है कि मेमोरेंडम क्या है? मेमोरेंडम जो है वो हर फर्म को क्रिएट करना होता है, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट जो है किसके अकॉर्डेंस में? जो सेक्शन 4 है इंडियन फर्म एक्ट का, उसमें बोला गया है कि ये जो है हर फर्म को क्रिएट करना है। मेमोरेंडम रेफर टू द कंपनीज मेमोरेंडम एज ओरिजिनली रिटन एट द कंपनीज एस्टैब्लिशमेंट और एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू कैरी आउट एनी सेक्शन रिक्वायर्ड बाय एनी अदर लॉ एक्ट, ठीक है। सो यहाँ पर क्या बोला है कि मेमोरेंडम किस चीज को बोला गया है? कंपनी का मेमोरेंडम जो जब कंपनी बनी हो, एस्टैब्लिश हुई हो, उस टाइम रिटन हो, ठीक है, उस टाइम लिखा गया हो, एंड टाइम टू टाइम जो भी एक्ट आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी एक्शन उसमें लेने हैं वो लिए जाए। A memorandum of association enable individuals such as shareholder, creditor, investor, and other member of a company to understand the reason for the formation of organization. अब देखो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी कंपनी है, वो बन रही है तो उसका एक विजन मिशन होता है कि किस लिए बन रही है, ठीक है। सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है उसमें क्या बोला है? ये इनेबल करता है किसी भी इंडिविजुअल को। अब वो इंडिविजुअल कौन है? शेयर होल्डर्स हो गए, ठीक है, जो कंपनी के शेयर खरीदते, क्रेडिटर्स जो कंपनी को उधार देते हैं, इन्वेस्टर्स जो अपना इन्वेस्ट करते हैं उस कंपनी में, या फिर अदर मेंबर्स जो भी होते हैं कंपनी के, तो उनको ये समझाने के लिए कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनी है वो किस लिए बनी है, किस रीजन से बनी है, तो उसके लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब क्यों बनता है ये देख लिया। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होती क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, क्या क्या कंटेंट उसमें लिखा जाता है। फर्स्ट वन इज नेम क्लॉज। नेम क्लॉज क्या होता है? व्हेन क्रिएटिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन द फर्म नेम मस्ट बी मेंशन्ड। सबसे पहली चीज जो है, अब कोई भी कंपनी है तो जब वो इनकॉर्पोरेट की जा रही है, बनाई जा रही है, सो सबसे पहले उसके क्या चीज डिसाइड की जाएगी? नाम डिसाइड किया जाएगा कि किस नाम से ये सबकी नजर में, लॉ की नजर में जानी जाएगी, किस नाम से ये रजिस्टर की जाएगी, ठीक है। सो जब भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है तो उसमें सबसे पहले क्या मेंशन किया जाता है? कंपनी का नाम। A firm is free to choose any name it wants, but it shouldn't be the same as another one that already exists. कंपनी जो है वो कोई भी नेम चूज कर सकती है, उसके लिए फ्री है उनको, ठीक है, कि कोई भी नाम आप अपनी तरफ से चूज कर सकते हो जो भी चाहते हो, बट ऑलरेडी जो नेम कोई ले चुकी है दूसरी कंपनी, वो नाम आप नहीं रख सकते, ठीक है। Second one is situation clause. Situation clause क्या है? The name of state in which a company conduct a business and information about the register of company's jurisdiction must both be included in the first memorandum of association. फॉर्म्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सो यहाँ पर क्या बोला है कि जो सिचुएशन क्लॉज है, फर्स्ट नेम मेंशन कर दिया, सेकंड कि कंपनी जो है वो किस स्टेट में है, नेम ऑफ द स्टेट, ठीक है, विच कंपनी कंडक्ट बिजनेस, जो कंपनी है वो अपना बिजनेस कहाँ पर कंडक्ट करेगी, ठीक है, वो होना चाहिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। देन थर्ड इज ऑब्जेक्ट क्लॉज। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मस्ट स्टेट द पर्पस फॉर विच द ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड। लाइक कि कोई भी एक पर्टिकुलर कंपनी है, वो क्या चीज बनाने के लिए, क्या चीज क्रिएट करने के लिए, किस चीज का प्रोडक्शन करने के लिए बनी है, ठीक है। जैसे कोई भी कंपनी बनी ABC, ठीक, अब ऐसा तो नहीं है कि जो बनाने वाला है उसका मन किया उसने बना दी और छोड़ दी। ऐसा नहीं है कि एक कोई पर्टिकुलर कंपनी बनी है वो किसी पर्पस के लिए बनी होगी कि भाई हमें ऐसा प्रोडक्ट बनाना है, ऐसी सर्विस प्रोवाइड करनी है, उसके लिए जो है कंपनी वो एस्टैब्लिश होती है। तो पर्पस जो है ऑर्गेनाइजेशन का, कि जब ऑर्गेनाइजेशन बनी उसका पर्पस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कि उसको क्या करना है, ठीक है। जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर कंपनी है, वो अगर सोप का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, ठीक है, उसको सोप बनाना है, तो ये क्या हो गया? एक ऑब्जेक्ट पर्पस हो गया, वो उसमें स्टेट करना होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। देन नेक्स्ट इज लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी मींस कि लायबिलिटी होती है एक अनलिमिटेड, एक लिमिटेड, ठीक है। सो द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मस्ट एक्सप्रेसली आउटलाइन द ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनीज मेंबर। कंपनी के जो भी मेंबर है उनकी ऑब्लिगेशन उसमें साफ साफ बताई गई हो
कि भाई कौन से मेंबर की कितनी लायबिलिटी है। कंपनी की अभी बोला कि लिमिटेड लायबिलिटी होती है, ठीक है, अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती कि अगर किसी भी तरीके का क्रेडिट है, किसी भी तरीके का उधार है बिजनेस फर्म पर या लॉस में जारी है, तो आप अपना खुद से कुछ भी बेच के दोगे, उसको हम अनलिमिटेड लायबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। सो कंपनी की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। एंड नेक्स्ट इज कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज कि भाई बिजनेस फर्म जो है या कोई भी कंपनी बनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनी है, उसमें कितना पैसा लगा के, कितना कैपिटल लगा के उसको बनाया गया है। बहुत ज्यादा बड़ी फर्म है या बहुत ज्यादा छोटी फर्म है या मीडियम फर्म है, ठीक है, वो होता है कैपिटल क्लॉज। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन शुड स्पेसिफाई द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अलाउड कैपिटल दैट द कंपनीज मेंबर में क्रिएट। क्या बोला है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो है ये स्पेसिफाई होना चाहिए कि मैक्सिमम अमाउंट कितना अलाउ होगा कैपिटल का, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कितना कंपनी कैपिटल लगा सकती है, जो भी उसके मेंबर है वो कितना क्रिएट कर सकते हैं। सो वो कैपिटल क्लॉज में आ जाएगा। मतलब जैसे कोई भी बिजनेस फर्म है, सो वो जो भी पैसा लगा के बिजनेस स्टार्ट करती है, जैसे मान लो कोई भी बिजनेस फर्म है, उसने 1 करोड़ रुपए लगा के अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया, अपनी कंपनी स्टार्ट की। सो यहाँ पर ये जो अमाउंट होगा वो होगा हमारा कैपिटल, वो कैपिटल क्लॉज में आ जाएगा। सो ये पांचों पॉइंट जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट होते हैं। सबसे पहले नेम मेंशन करना है, दूसरी चीज कौन सी स्टेट में है बिजनेस, ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी कंपनी है वो कहाँ पर सिचुएटेड है। थर्ड कि वो किस लिए बनी है, जो कंपनी है उसका क्या एम है, क्या ऑब्जेक्ट है, उसको क्या बनाना है, गुड्स बनाने हैं, सर्विस बनाने, किस टाइप की बनानी है, ठीक है। देन फोर्थ इज लायबिलिटी। लायबिलिटी जो है वो किस मेंबर की कितनी है, एंड कैपिटल क्लॉज की कितना पैसा लगा के कंपनी को स्टार्ट कर रहे हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। फर्स्ट होता है हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, देन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, सेक्शन 5 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी आर दैट विच प्रिस्क्राइब द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड द bylaws फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, द कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस and is document of paramount significance in life of a company। इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 जो है उसके सेक्शन 5 में बताया गया है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किसी भी कंपनी का जो होता है वो किस लिए होता है, वो प्रिस्क्राइब करता है रूल्स, रेगुलेशन एंड बायलॉज, ठीक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ध्यान रखना है रूल्स, रेगुलेशन एंड बायलॉज। जो भी इंटरनल मैनेजमेंट है, इंटरनल मैनेजमेंट मीन्स कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट है, जो सारी एक्टिविटीज को मैनेज करता है, वो हमारा उसके जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए गए वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होते हैं। एंड कंपनी जो है, जो भी बिजनेस है, वो उस बिजनेस को कंडक्ट करा रही है, तो इसका एक डॉक्यूमेंट होता है जिसकी बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है कंपनी की लाइफ में, ठीक है। And it specify a number of internal business procedure including the way calls are made, the credential of director and worker, the role and responsibilities of auditor, forfeiture of share and many more, ठीक है। सो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो इंटरनल बिजनेस प्रोसीजर्स होते हैं वो इसमें स्पेसिफाई कर रखा होता है कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या क्या प्रोसेस चलेंगे, ठीक है। जैसे वे कॉल्स हो गई, या फिर क्रेडेंशियल हो गए डायरेक्टर्स के, वर्कर्स के, या फिर किस वर्कर का, किसका क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर का क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स हो गया। फॉरफीट का मतलब कि जब भी शेयर कंपनी इशू करती है उसको वापस ले लेती है, कि अगर कोई भी शेयर होल्डर जो है वो उसका अमाउंट पे नहीं कर पाता है तो वो जब्त कर लेती है। फॉरफीट का मतलब जब्त करना हुआ, ठीक है। तो किसी भी शेयर होल्डर को अपने शेयर दिए, उसने अगर पैसा नहीं दिया तो उसके फॉरफीट कर लिए। सो ये सारी चीजें जो होती हैं ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में स्पेसिफाई कर रखी होती है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, क्लियर हो गया। देन नेक्स्ट हम देखेंगे दोनों में डिफरेंस, डिस्टिंक्शन बिटवीन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। फर्स्ट होता है हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्या डिफरेंस है दोनों में, फर्स्ट यहाँ पर देखते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में क्या बोला है, कंटेन द इसेंशियल्स रिक्वायरमेंट फॉर द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन। कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है, इनकॉर्पोरेशन का मतलब कि जब स्टार्ट हुई, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट जो होता है वो एक सर्टिफिकेट मिलता है बिजनेस को। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट का मतलब है कि हाँ आप कंपनी जो है वो बन चुकी है, आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। सो जो भी इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती है, जो भी जरूरी रिक्वायरमेंट्स होती है कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होती है।
सेकेंड थिंग, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है, कंटेन द कंपनीज इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन। ध्यान रखना दोनों चीजों में क्या क्या चीज स्पेसिफाई कर रखी होती है, किस किस चीज के लिए बने होते हैं। फर्स्ट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस में रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। सेकेंड थिंग, इंटेंडेड फॉर द जनरल पब्लिक, क्रेडिटर एंड शेयर होल्डर बेनिफिट एंड क्लैरिटी। किसके लिए होते हैं? जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो होता है जनरल पब्लिक के लिए, जैसे क्रेडिटर, शेयर होल्डर, इनके बेनिफिट के लिए और क्लैरिटी के। देन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है रेगुलेट इंटरेक्शन अमंग द मेंबर एज वेल एज दोज बिटवीन द फर्म एंड इट्स कस्टमर। इंटरेक्शन मेंबर्स के और जो भी फर्म के कस्टमर होते हैं उनके बीच में। देन थर्ड इज आउटलाइन द बाउंड्रीज बियॉन्ड विच द कंपनीज एक्शन इज नॉट परमिटेड। इसमें साफ साफ बताया गया होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है, जो भी बाउंड्रीज है कि भाई इसके आगे नहीं जा सकते, ये लिमिट है, कंपनी के जो भी एक्शन है यहाँ पर नॉट परमिटेड है, वो सारी चीजें इसमें लिखी होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है, द रूल फॉर वर्किंग देयर आर लेड फोर्थ इन आर्टिकल। आर्टिकल में जो भी रूल्स होते हैं वर्किंग के, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन ही बने होते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, किसके लिए? जो भी मैनेजमेंट है, इंटरनल प्रोसेस है बिजनेस के, उन सारी चीजों के लिए। देन फोर्थ इज मेमोरेंडम स्पेसिफाई द कंडीशन अंडर विच द आर्टिकल मस्ट ऑपरेट। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो क्या स्पेसिफाई करता है कि किस कंडीशन के अंडर जो आर्टिकल है वो ऑपरेट करेगा, ठीक है। एंड आर्टिकल क्या करता है? आर्टिकल गिव स्पेसिफाई विद इन दोज बाउंड, जो भी बाउंड्रीज है, जो भी बाउंड्स है, उसके अंदर रह के उसको स्पेसिफाई करता है कि भाई इससे बाहर नहीं जा सकते, ये लिमिट है कंपनी की, ठीक है। सो आई होप दोनों में डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। आज की वीडियो में हमने देखा इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज के बारे में। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज में हमने सबसे पहले देखा इंट्रोडक्शन, देन उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, किस तरीके से कंपनी एक फॉर्म होती है, मेमोरेंडम क्या होता है, कंटेंट क्या होता है मेमोरेंडम में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड दोनों के बीच डिफरेंस। इनकॉर्पोरेशन की हमारी फर्स्ट वीडियो थी। इनकॉर्पोरेशन के कुछ टॉपिक हमारे रह गए जो हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।